यह बात है दिसंबर 1989 की, जब सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। हम बुखारेस्ट शहर में हैं, जो रोमानिया की राजधानी है। जगह है पैलेस स्क्वायर और वहाँ का मौसम इतना ठंडा है कि जमने की नौबत आ गई है। इस स्क्वायर में 50,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा किए गए हैं। इनमें से कई लोगों को तो सीधे उनके स्कूलों या नौकरी की जगह से उठाकर लाया गया है। कुछ लोग तो पिछले 5 घंटे से ज्यादा समय से इस ठंड में खड़े हैं और ये सब एक इंसान का इंतजार कर रहे हैं। उसका नाम है निकोलाई चाउसेस्कू। निकोलाई चाउसेस्कू पिछले 24 साल से रोमानिया का तानाशाह है। उसने इस देश पर लोहे की मुट्ठी से हुकूमत की है। लेकिन कुछ दिन पहले तिमिशोआरा शहर में एक छोटा सा हादसा हुआ। वहां एक पादरी ने चाउसेस्कू के खिलाफ कुछ बातें कही थी। जब पुलिस उस पादरी को गिरफ्तार करने आई तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। चाउसेस्कू के सैनिकों ने बिना सोचे समझे गोलियां चला दी। इस घटना की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चाउसेस्कू को लगा कि उसकी साख पर बट्टा लग गया है। उसने सोचा कि अगर वह बुखारेस्ट में एक बड़ी रैली करवाए और उसे राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव दिखाए तो उसकी छवि फिर से ठीक हो जाएगी। उसने तुरंत एक विशाल रैली का आयोजन करवाया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। रैली के दिन चाउसेस्कू एक ऊंची बालकनी पर आया। उसने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और तभी जोरदार तालियां गूंजने लगीं। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ थी। भीड़ में ज्यादातर लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, सिवाय सामने की कुछ पंक्तियों में मौजूद लोगों के। असल में वो तालियां असली नहीं थी। ये एक पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज थी जो स्क्वायर के चारों ओर लगे बड़े बड़े स्पीकरों से बजाई जा रही थी। फिर चाउसेस्कू ने अपना भाषण शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। चाउसेस्कू रैली के आयोजकों का धन्यवाद दे रहा था। लेकिन तभी अचानक भीड़ के पीछे से कुछ चीखें सुनाई दी। ये चीखें उस रिकॉर्ड की गई तालियों का हिस्सा नहीं थीं। कुछ गलत हो रहा था। चाउसेस्कू की पत्नी एलेना चिल्लाई, कोई गोली चला रहा है। उसी समय उनका एक सुरक्षा गार्ड बोला, वे इमारत में घुस रहे हैं। कैमरे के बाहर जो हो रहा था वो और भी डरावना था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए थे और वे उस सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे जहां चाउसेस्कू खड़ा था। कैमरामैन को पहले से ही हिदायत दी गई थी कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो कैमरे को आसमान की तरफ कर दे। प्रदर्शनकारी अब ठीक चाउसेस्कू के नीचे पहुंच गए थे। चाउसेस्कू और एलेना दोनों उन पर चिल्ला रहे थे, पीछे हटो, पीछे हटो। चाउसेस्कू ने अपने आप से कहा, यह एक उकसावा है। वह और उसकी पत्नी लगातार प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाते रहे। किसी तरह सुरक्षा गार्ड्स ने भीड़ को बैरिकेड्स के पीछे धकेल दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाउसेस्कू ने अपना भाषण फिर से शुरू किया और अचानक वेतन बढ़ाने और पेंशन में इजाफे की घोषणा की। लेकिन जब भाषण खत्म हुआ तो भीड़ में से कई लोग घर जाने को तैयार नहीं थे। लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्हें चाउसेस्कू के झूठ, उसके दमन और उसकी हुकूमत से सख्त नफरत हो चुकी थी। वे बुखारेस्ट की सड़कों पर फैल गए। लोग नारे लगा रहे थे, चाउसेस्कू को हटाओ और हमें आजादी चाहिए। जब चाउसेस्कू को इसकी खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अभी भी बुखारेस्ट में था। उसने अपने टैंकों, सैनिकों और अपनी खुफिया पुलिस को आदेश दिया कि किसी भी तरह से इन विरोध प्रदर्शनों को कुचल दो। और उन्होंने ऐसा ही किया। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। जिन लोगों ने अपने आप को बैरिकेड्स के पीछे छिपा लिया था, उन पर इमारतों की छतों पर तैनात स्नाइपर्स ने हमला किया। सुबह तक सड़कों पर इतना खून बह चुका था कि सेना को बड़े बड़े पानी के तोपों से सड़कों को धोना पड़ा ताकि डामर से खून साफ हो सके। इस सबके बीच चाउसेस्कू अभी भी बुखारेस्ट में था और उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपनी पत्नी एलेना से कहा, अब विद्रोह को कुचल दिया गया है। अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन वह गलत था। भोर से पहले खबर आई कि फैक्ट्रियों से श्रमिकों के विशाल समूह शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। और इस बार कुछ बदल गया था। जो सैनिक और पुलिस इन लोगों को रोकने के लिए भेजे गए थे,
उन्होंने अचानक गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वे प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए। चाउसेस्कू ने तुरंत सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के बचे हुए सदस्यों के साथ एक आपात बैठक बुलाई। लेकिन उसी समय सेंट्रल कमेटी मुख्यालय को सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। वे अब इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी उनके कार्यालयों तक कुछ ही मिनट की दूरी पर थे। चाउसेस्कू ने अपने पायलट को आदेश दिया कि छत पर एक हेलीकॉप्टर लाओ। निकोलाई और एलेना दोनों बहुत डरे हुए थे। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। उनके अंगरक्षकों को उन्हें हेलीकॉप्टर तक ले जाना पड़ा। उनके साथ 2 वरिष्ठ अधिकारी और 2 अंगरक्षक भी थे। सब लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और प्रदर्शनकारियों के छत तक पहुंचने से ठीक कुछ मिनट पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली। पायलट ने हेलीकॉप्टर को शहर के उत्तर में स्नागॉफ की ओर ले गया, जहां चाउसेस्कू का निवास था। वहां पहुंचकर निकोलाई ने सैन्य मदद बुलाने की कोशिश की। उसने पायलट को आदेश दिया कि 2 हेलीकॉप्टर सैनिकों के साथ एस्कॉर्ट के लिए लाओ। लेकिन दूसरी ओर से जवाब साफ था, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। आप अकेले हैं। पायलट ने चाउसेस्कू को समझाया कि हमें फिर से जल्दी उड़ान भरनी चाहिए। बोझ कम करने के लिए उन 2 अधिकारियों को पीछे छोड़ दिया गया। निकोलाई ने पायलट को पश्चिमी शहर टेटू की ओर उड़ान भरने को कहा, जहां उसे उम्मीद थी कि एक वफादार सैन्य टुकड़ी मिल जाएगी। लेकिन अचानक रेडियो पर एक संदेश आया, सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। किसी भी अज्ञात विमान को मार गिराया जाएगा। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। पायलट को हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। उसने हेलीकॉप्टर को बुखारेस्ट और टारगोव के बीच एक सड़क पर उतार दिया। अब चाउसेस्कू दंपति के पास सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड बचे थे। वे पूरी तरह अकेले थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक गुजरती हुई कार को हाईजैक कर लिया। कार एक साइकिल मैकेनिक की थी, जिसका नाम था पेट्राव। वह उन्हें तुर्विशे शहर की ओर ले गया। रास्ते में कार के रेडियो पर एक खबर चल रही थी, जिसमें बुखारेस्ट में विद्रोह की जीत की बात कही जा रही थी। चाउसेस्कू दंपति यह सुनकर डर से कांपने लगे। पेट्राव ने सुझाव दिया कि वे शहर के बाहरी इलाके में एक कृषि संस्थान में छिप जाए। वहां पहुंचने पर संस्थान के निदेशक ने चाउसेस्कू दंपति को एक कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वे अब उस कमरे में फंस गए थे। थोड़ी देर बाद स्थानीय पुलिस ने आकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शहर के पास एक सैन्य बैरक में सौंप दिया। वे अगले कुछ दिनों तक वहीं रहे। नई सरकार ने फैसला किया कि इन दोनों को जल्द से जल्द मुकदमे में लाया जाए। गिरफ्तारी के अगले ही दिन नए राष्ट्राध्यक्ष आईसीयू ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक असाधारण सैन्य ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। यह मुकदमा उसी बैरक में तुरंत आयोजित किया गया, जहां उन्हें रखा गया था। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, नरसंहार करने का, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का और $1 बिलियन से ज्यादा की रकम के साथ विदेश में भागने की कोशिश करने का। जब उनके अपराधों को उनके सामने पढ़ा गया, तो निकोलाई बस हंसने लगे। यह मुकदमा बहुत छोटा था और सिर्फ दिखावे के लिए था। यह करीब 2 घंटे तक चला, जिसमें बचाव या अपील की कोई गुंजाइश नहीं थी। चाउसेस्कू ने खुद इस अदालत को मानने से इनकार कर दिया और इसे अवैध कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रिब्यूनल ने निकोलाई और एलेना दोनों को दोषी करार दिया। दोनों को सजा सुनाई गई, फायरिंग स्क्वाड द्वारा मृत्युदंड, और यह सजा तुरंत लागू की जानी थी। निकोलाई ने फैसले के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई। कमरे से बाहर ले जाए जाने से पहले निकोलाई ने गार्डों से कहा कि वह एलेना के साथ मिलकर निष्पादित होना चाहता है। गार्डों ने उनकी यह बात मान ली। उसके बाद एक सैनिक रस्सी लेकर आया ताकि उनके हाथ बांधे जा सके, लेकिन निकोलाई और एलेना दोनों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, हमें बांधने की जरूरत नहीं है, हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। फिर उन्हें बाहर आंगन में ले जाया गया और बैरक की एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया गया। एलेना गुस्से में निष्पादन दस्ते पर गालियां चिल्लाने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि वह रोने भी लगी थी। दूसरी तरफ निकोलाई अपने आखिरी पलों में अपेक्षाकृत शांत रहे। उन्होंने इंटरनेशनल गीत की पहली पंक्ति गाना शुरू किया, जो श्रमिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध गीत है।
अगले ही दिन रोमानियाई टेलीविजन ने बैरक की दीवार के नीचे दोनों के शवों की फुटेज दिखाई। यह एक आखिरी सबूत था कि चाउसेस्कू दंपति अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद मई 1990 में रोमानिया ने 1937 के बाद पहली बार स्वतंत्र चुनाव करवाए। अगले 2 दशकों में रोमानिया ने बहुत तरक्की की। यह नाटो में शामिल हुआ, यूरोपीय संघ का हिस्सा बना और देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो दोस्तों, यह थी निकोलाई चाउसेस्कू और रोमानिया के उस ठंडे दिसंबर की कहानी जब एक तानाशाह का अंत हुआ और एक नए रोमानिया की शुरुआत हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर लोग एकजुट हो जाएं और अपने हक के लिए लड़े तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चाउसेस्कू ने सोचा था कि वह हमेशा राज करेगा, लेकिन जनता की ताकत ने उसे हरा दिया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।